एवेंजर्स एकेडमी के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से एवेंजर्स एकेडमी के बच्चे जो होते हैं वो जाके पार्कर रॉबिन्स को तलाश कर लेते हैं, जो कि इस वक्त जेल से भागा हुआ है। लेकिन उसको वो एवेंजर्स के हाथ सौंपने के बजाय या अरेस्ट करवाने के बजाय उससे बदला लेने की सोचते हैं। और बेसिकली वो उसकी वहाँ पे वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर वो टाइगर से उसको ज़बरदस्ती मार मार के माफ़ी मंगवा रहे होते हैं। और ये सारी की सारी फुटेज जब वहाँ पे टाइगर और डॉक्टर हैंक पिम वगैरह देखते हैं तो ये देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उनके बच्चे इस तरीके से सुपर विलन्स को जाके टॉर्चर करें और उनसे ज़बरदस्ती सॉरी बुलवाएं। और ये सारी की सारी बातें देखते हुए वहाँ पे जो टाइगरा होती है वो उन तीनों के तीनों बच्चों को एक्सपेल कर देती है एवेंजर्स अकेडमी से। तो अब आगे हमारी कहानी का स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पे इसका एंड किया गया था, जहाँ पे आप देखते हैं कि टाइगरा बोलती है आई एम सॉरी, क्या मैं तुम्हारे सामने अनक्लियर हूँ? क्या मुझे दोबारा अपने आप को रिपीट करना पड़ेगा? स्ट्राइकर हैजमत और वेल, तुमने लॉ को तोड़ा है और जानों को खतरों में डालने की कोशिश करी है और एक अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर किया है जिसको हम बर्दाश्त यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस सज़ा के लिए तुम तीनों को एवेंजर्स एकेडमी से एक्सपेल किया जाता है। तो वहीं से हैजमत बोलती क्या आप हमारे साथ कोई मजाक कर रखी हैं? मतलब हमने उसको आपके लिए तलाश करा, हमने उस आदमी को तलाश करा जिसने आपको असल्ट करने की कोशिश करी थी और हमने उसकी ऐसी ज़बरदस्त तरीके से शामत बुलाई है कि उसके पोते पोतियाँ भी कभी नहीं भूलेंगे। तो वहीं से टाइगर बोलती है कि देखो इस एक्सक्यूज़ को इस्तेमाल मत करना अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए, और अगर मुझे उससे डील करना होता तो मैं उसको अपने तरीके से कर चुकी होती। और वैसे भी तुम लोगों ने किया ही क्या है, तुम लोगों ने द हुड को तलाश करा जो कि वर्स्ट क्रिमिनल माना जाता है जिसको हमने आज तक फेस किया है। तुमने उसको पता लगाया कि किस तरीके से वो जेल से भागा हुआ है और तुमने उसको लोकेट भी कर लिया, लेकिन बजाय तुम उसको अरेस्ट करती या यहाँ पे किसी एवेंजर्स को बुलाती ताकि वो उसको पकड़ के सही जगह के ऊपर डाल दे, तुम लोगों ने उसको मार मार के उसकी वीडियो बना के इंटरनेट के ऊपर डाल दी और उसको वहाँ से जाने दिया। तो स्ट्राइकर बोलता है कि खैर आप आखिरकार इस बारे में कब बात करेंगी कि इस पूरी की पूरी चीज़ के अंदर हम मरते मरते बचे हैं, हमें गोली लग सकती थी। तो टाइगर बोलती है कि वो तुम लोगों के साथ हुआ इसलिए क्योंकि तुम लोग एक गलत जगह के ऊपर मौजूद थे और गलत काम कर रहे थे, इसके अंदर तुम्हारी ही गलती है। कल सुबह तक अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से बाहर चले जाना और अब कोई बहस इसके ऊपर नहीं की जाएगी। और उसी तरह वेल आती है और कहती है कि डॉक्टर हैंक पिम प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं मर सकती हूँ, मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तो हैंक पिम बोलते हैं कि देखो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है वेल, देखो बस हम एक काम करते हैं कि तुम लोग अपने अपने घर जाओ, अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम बिताओ, तब तक हम यहाँ पे फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को और आई एम श्योर कि हम तुम्हें दोबारा वापसी कॉल ज़रूर करेंगे। उसी तरह हम देखते हैं कि मेटल भी बोलता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था ना। तो वहीं से हैजमत बोलती है कि बस अब बहुत हो चुका है, ये जगह वैसे भी बिल्कुल बेकार है मेरे लिए, वो मुझे एक्सपेल कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि मैं खुद यहाँ से जा रही हूँ। और उसी तरह हम देखते हैं कि स्ट्राइकर का भी कुछ इसी तरीके का यहाँ पे एटीट्यूड चल रहा है कि एक तो उन्होंने गलत करा और अपनी गलती को नहीं मान रहे हैं, लेकिन वहीं से वेल जो है वो अफसोस के अंदर होती है और मेटल उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि रेप्टाइल बोलता है कि मैं जो हूँ इस वक्त क्लास लीडर था, मुझे ये सब कभी होने नहीं देना चाहिए था। तो फिनीस बोलती है कि हाँ तुम्हें ये सब कभी होने देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इस वक्त तुम्हें देख के साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारे अंदर लीडरशिप वाली कोई क्वालिटीज़ मौजूद नहीं है। तो ये देख के रेप्टाइल की भी हट जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। और फिनीस बोलती है कि रेप्टाइल मैं तुम्हारी बात से एग्री कर रही हूँ, लेकिन ड्रामा एंड हिस्टोरिक्स टीचर्स के बीच और स्टूडेंट्स के बीच इतने बुरे ड्रामे चल रहे हैं तो हमारा आखिरकार बनेगा ही क्या, और अब हमें अपने जाके पेरेंट्स के साथ टाइम को बिताना है, आखिरकार हम उनसे क्या ही सीख सकते हैं। हमारे पेरेंट्स। और अगले बार हम देखते हैं कि फिनीस यहाँ पे किसी और के पास नहीं बल्कि सीधा कोई सिल्वर के पास आती है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि फिनीस ने कोई सिल्वर के बारे में सारा कुछ जान लिया है कि आखिरकार किस तरीके से उसने वो सारे के सारे काम करे थे, और उसका सारा इल्ज़ाम उसने इस बात पे डाल दिया था कि वो एक स्क्रल था जबकि वो असली में कोई सिल्वर ही था, और ये बात इसको बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो हम देखते हैं कि फिनीस यहाँ पे आके बेसिकली कोई सिल्वर को वही सारी की सारी बातें याद दिला के अपना मतलब निकलवाना चाह रही है। और इस वक्त इसका मतलब ये है कि उसको अपने पेरेंट्स यानी कि टास्क मास्टर को तलाश करना है जिसको लग रहा है कि वो उसका बाप है, और वो उसके ज़रिए जान पाएगी कि आखिरकार वो उसकी बेटी है कि नहीं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि कोई सिल्वर यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसको दरअसल पता चलता है कि अभी कुछ टाइम पहले एक ऐसी जगह को तलाश किया गया था जो कि दरअसल टास्क मास्टर की एक ट्रेनिंग फैसिलिटी बताई जा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम पहले ही उसको खाली किया गया है। और इसका मतलब ये है कि अगर वो वहाँ से कुछ टाइम पहले ही गया तो हमें वहाँ पे ऐसा कोई ना कोई राज ज़रूर मिलेगा जिसके ज़रिए हम उसका पीछा कर सकें। और वैसे भी मैं यहाँ बैठा बैठा काफ़ी बोर हो चुका हूँ। तो अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे फिनीस और क्विक सिल्वर बेसिकली उसी पूरी की पूरी ट्रेनिंग फैसिलिटी के अंदर जाते हैं जहाँ पे उसके ट्रेनीज मौजूद होते हैं और वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला करना शुरू करते हैं। लेकिन हमारी कहानी दोबारा से इन्फिनाइट एवेंजर्स मेंशन की फैकल्टी मीटिंग रूम के अंदर शिफ्ट होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे इस वक्त स्पीड बॉल, जस्टिस, हैंक पिम, टाइगर और जोकोस्टा मौजूद हैं। और जस्टिस बोलता है कि मैं इस बात को डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे कौन सी बात ज़्यादा अपसेट कर रखी है, वो बात कि तुमने इतना ज़्यादा हॉरिबल डिसीजन लिया या फिर ये बात कि तुमने हमसे बिना पूछे ये डिसीजन ले लिया। तो टाइगर बोलती है कि मुझे इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार हम इस बात के ऊपर डिबेट भी क्यों कर रहे हैं। उन लोगों ने एक ऐसी हरकत करी है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली इस वक्त यहाँ पे जो पूरी की पूरी मीटिंग रूम के अंदर बातें चल रही हैं वो अब दो जगह पे डिवाइड हो चुकी हैं। टाइगर ने अपना डिसीजन खुद ले लिया और बच्चों को फौरन निकालने का फैसला कर लिया, जबकि बाकी की जो टीम है यानी कि जस्टिस और स्पीड बॉल वो इस बात के ऊपर बहस कर रहे हैं कि उसने ये गलत करा है।
अगर हम आज बच्चों को इस पूरी की पूरी सिचुएशन के ऊपर निकाल देंगे तो हम उनको और ज़्यादा खतरनाक विलन की तरफ धकेल सकते हैं। हम उनके पूरे के पूरे कैरेक्टर के ऊपर एक धब्बा लगा सकते हैं, क्योंकि आज अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो हमें ही उनको अपने पास रख के ठीक करवाना चाहिए, ना कि हम उनको अपनों से दूर कर दें ताकि वो और ज़्यादा गलत चीज़ों के ऊपर पड़ जाएं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे टाइगर और जस्टिस के बीच एक अच्छी खासी बहस शुरू हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर तकरीबन हाथापाई के ऊपर आ ही चुके होते हैं। और वहीं से टाइगर बोलती है कि तुम्हें तो सिर्फ इस बात से बुरा लग रहा है ना कि मैंने यहाँ पे वेल को निकाल दिया है, क्योंकि वेल तुम्हारे ऊपर एक बहुत ही बड़ा क्रश रखती है और तुम भी उसके पीछे कहीं ना कहीं भाग रहे हो। तो वहीं से हैंक मैन बोलते हैं कि बस अब बहुत हो चुका है, इस सारी की सारी बहस से हमारा कुछ नहीं होने वाला है। मुझे तुम दोनों की बातें सुन के समझ में आ गया कि तुम दोनों के क्या क्या अपने अपने डिसीजंस हैं। तो स्पीडबॉल तुम बताओ कि तुम्हारा क्या फैसला है। तो स्पीडबॉल भी यही बोलता है कि मैं भी इस वक्त जस्टिस के साथ ही खड़ा होना पसंद करूंगा, क्योंकि वो जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो ये देख के टाइगरा की थोड़ी सी और हट जाती है कि वो बेसिकली अपने पुराने मेंबर जस्टिस का साथ दे रहा है और टाइगरा की बात नहीं सुन रहा। लेकिन वहीं से हैंक भी बोलते हैं कि जोकोस्टा तुम बताओ कि तुम्हारा क्या डिसीजन है इस पूरे के पूरे मामले के अंदर। तो जोकोस्टा कहती है कि देखो मैं कोई फुल मेंबर ऑफ फैकल्टी नहीं हूँ हेनरी, और मेरी ड्यूटी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की है। तो हैंक पिम बोलते हैं कि देखो तुमने यहाँ पे इन बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा अरसा बिताया है और तुम इनको ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती होगी, और मेरे ख्याल से तुम्हारा भी यहाँ पे डिसीजन देना तो बनता ही है कि तुम्हारा इस सारी की सारी बातों के ऊपर क्या ओपिनियन है। तो तुम्हें जो लगता है तुम वो हमें बता सकती हो। तो इसी तरह जोकोस्टा बोलती है कि मुझे ये लगता है कि एवेंजर्स एकेडमी को फॉर्म इसीलिए किया गया था ताकि हम उन यंग बच्चों की, हम उन यंग सुपर ह्यूमंस की परेशानियों को दूर कर सके जो कि अपनी ज़िंदगी से बेजार आ चुके हैं और वो गलत रस्तों पर चल सकते हैं। और अगर अब हम यहाँ पे उनको बाहर निकालने की बात कर रहे हैं तो आई बिलीव कि हमने जिस वजह से इस पूरी की पूरी एकेडमी को बनाया था हम उसका बिल्कुल ही उल्टा कर रहे हैं और हमारा फिर यहाँ होने का कोई मकसद ही नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि टाइगर की ये बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा हट जाती है और कहती है कि फ़ाइन, अगर तुम लोगों को उन बच्चों को वापसी रखना है तो रखो, मैं अगर वो यहाँ पे आएंगे तो फिर मैं ही यहाँ से चले जाऊँगी। लेकिन इसी तरह हम दोबारा से नेवेडा के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वहाँ पे क्विकसिल्वर और फिनीस सारे के सारे लोगों से ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला करके उनको ठिकाने लगा रहे होते हैं। और फिनीस वगैरह यहाँ पे पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किस तरीके से उनको यहाँ पे कोई सुराग मिल जाए कि यहाँ पे टास्क मास्टर है भी कि नहीं। लेकिन वहीं से क्विकसिल्वर बोलता है कि किस तरीके से उसको डॉक्टर हैंक पिम ने जो एक पूरी की पूरी मीटिंग के अंदर बुलाया है तो उसको वहाँ से जाना होगा फ़ौरन अभी इसी वक्त। और अगर वैसे भी यहाँ पे टास्क मास्टर को कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है तो यहाँ पे तुम जो थोड़ी देर रुक के चीज़ों को पता लगा सकती हो सकता है कि तुम्हें कुछ पता चल जाए। लेकिन इस बात को ज़रूर याद रखना कि टास्क मास्टर इज़ वन ऑफ द अवेंजर्स डेडलीस्ट फोर्स। हमने हमेशा ही उसको अंडर एस्टिमेट करा है और वो हमेशा ही हमारे ऊपर भारी पड़ता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि क्विकसिल्वर बेसिकली यहाँ से फिनीस को अकेला छोड़ के चले जाता है उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि दरअसल जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो टास्क मास्टर बेसिकली वो यहीं पे मौजूद होता है। और अगले पल हम देखते हैं यहाँ पे फिनीस जब अपने उस पूरे के पूरे एवेंजर्स एकेडमी के कार्ड को देख रही होती है तो अगले पल वहाँ पे एक तरह का ब्लेड आता है और उसके पूरे के पूरे कार्ड को काट देता है। और टास्क मास्टर बोलता है, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अवेंजर्स की बच्ची हो। उन लोगों ने कहा है कि तुम्हारे पास स्किल्स है वो भी बिल्कुल मेरी ही तरह। मुझे इस बात के ऊपर ज़रा विश्वास नहीं है कोई कि मेरी जितना माहिर कैसे हो सकता है। तो अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या हम इस सारी की सारी चीज़ों को टेस्ट कर लें आज यहाँ पे। तो फिनीस बोलती है कि ज़रा एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे फादर हैं। तो टास्क मास्टर बोलता है कि अच्छा, तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम मेरी बेटी हो। खैर मैं इस बात के ऊपर ज़रा भी विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इस बात को ज़रूर मानता हूँ कि अगर मैं तुम्हें इस दुनिया के अंदर लेकर आया हूँ तो मैं तुम्हें इस दुनिया से बाहर लेकर भी जा सकता हूँ। और अगले बार हम देखते हैं कि टास्क मास्टर यहाँ पे आके फिनीस के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। और हम अवेंजर्स इन्फिनाइट मैंशन के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे क्विकसिल्वर भागते हुए जा रहा होता है और कहता है कि टाइगरा, क्या मैं बिल्कुल सही टाइम पर आ गया हूँ या तुम लोगों ने मीटिंग को कर लिया है। तो वहीं से टाइगरा बोलती है कि मीटिंग अभी भी चल रही है लेकिन अब मैं उस मीटिंग को छोड़कर आ चुकी हूँ। तो क्विकसिल्वर बोलता है इसका मतलब कि तुम्हारी वहाँ पे किसी ने नहीं सुनी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल क्विकसिल्वर का भी जो ओपिनियन होता है वो टाइगरा के खिलाफ ही होता है, क्योंकि क्विकसिल्वर भी पहले कभी एक इसी तरह का बच्चा हुआ करता था जिसको मैग्नीटो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन वो जब यहाँ पे रहा तो उसने बहुत कुछ सीखा। तो ये देख के हम देखते हैं कि टाइगरा अब यहाँ पे क्विकसिल्वर के ऊपर भी गुस्सा होना शुरू हो चुकी होती है, लेकिन क्विकसिल्वर एज यूजुअल उसकी इतनी ज़्यादा हटाने की कोशिश करता है कि टाइगरा से चीख के अपना गुस्सा ठंडा करके यहाँ से चले जाती है। तो वहीं से क्विकसिल्वर बोलता है कि देखो तुम यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गलती कर रखी हो, अगर तुम आज यहाँ से छोड़ के चले जाओगी सब कुछ तो उन बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी गलत एग्जाम्पल सेट हो जाएगी। हाँ मैं इस बात को जानता हूँ कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा यंग हैं, वो लोग इस तरह की गलतियाँ और भी आगे जाके करेंगे, लेकिन हमें उनके लिए एक अच्छे पेरेंट्स की तरह साबित होना, एक अच्छे रोल मॉडल की तरह, ना कि उन पेरेंट्स की तरह जो कि हमें हमारे बचपन के अंदर मिले थे। और अगर तुम आज इस बात को डिसाइड करती हो कि तुम्हें यहाँ से जाना ही है तो प्लीज़ मुझे बता के जाना, क्योंकि तुम्हारे कमरे का बाथरूम थोड़ा सा बड़ा है तो मैं उस अपग्रेड को लेना पसंद ज़रूर करूँगा। और आई अस्यूम कि तुमने उस पूरे के पूरे बाथरूम की लाइनों को चौक ना कर दिया हो अपने पूरे के पूरे फर बॉल्स के जरिए। तो इसी तरह हम यहाँ से दोबारा नेवेडा के अंदर ही शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे फिनीस और टास्क मास्टर के बीच ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला शुरू हो चुका है। और अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ टास्क मास्टर की एक सीरीज़ को भी शेयर किया था, जिसके अंदर आपने टास्क मास्टर के कैरेक्टर को बहुत बढ़िया तरीके से जाना था। और आप सब जानते हैं कि ये कैरेक्टर कितना ज़्यादा एक बैडेस्ट कैरेक्टर है, जिसको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर बिल्कुल वेस्ट कर दिया गया था। और वहीं से टास्क मास्टर बोलता है कि तुम मेरे ऊपर अटैक कर रही हो बिली क्लब से, बस क्या तुम्हारे पास इतना ही मौजूद है? व्हाट्स द मैटर? क्या एवेंजर्स ने तुम्हें असली डैमेज पहुंचाना नहीं सिखाया असली वेपन्स के जरिए? तो वहीं से हम देखते हैं कि फिनीस बेसिकली टास्क मास्टर की तलवार को छीनती है और कहती है,
हमारे टीचर्स को इस तरह के वेपन्स इस्तेमाल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तो इनसे प्यार है। और अगले पल फिनीज उस तलवार को लेते हुए टास्क मास्टर के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से अटैक करती है, जिसको वो ब्लॉक करके उसको पीछे धक्का देता है। लेकिन फिनीज भी यहाँ पे टास्क मास्टर के ऊपर काउंटर अटैक्स करती है और उसको एक पंच मार के उठा के दूर फेंकती है, जो कि टास्क मास्टर के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। और वो 2 सेकंड के लिए वहीं पे रुक जाता है और कहता है, बच्चे तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हो। डेयरडेविल वर्सेस बुल्सआई, क्या ये लाइव टीवी शो चल रहा है? तुम्हारी जनरेशन के अंदर सिर्फ इंटरनेट ना हो तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरे ख्याल से तुम्हें स्मिथसोनियन जाना चाहिए, वहाँ पे जाके तुम्हें कैप्टन अमेरिका की उस फाइट को देखना चाहिए जो कि वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे लड़ा करते थे। वो फुटेज को देख के तुम बहुत कुछ सीख सकती हो, लेकिन तुमने वो सब देखा नहीं है। तुमने सिर्फ वो चीज़ें देखी जो कि आजकल इंटरनेट के ऊपर हैं, और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा एज देती है। तो उसका मतलब साफ साफ ये है कि टास्क मास्टर ने जो अपने आप की सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रेनिंग को माना है, वो कैप्टन अमेरिका की हैंड टू हैंड कॉम्बैट ट्रेनिंग को माना है, जिसको सीखने के बाद ही वो इतना ज़्यादा शानदार तरीके से लड़ पाता है। और इसी का इस्तेमाल करते हुए वो फिनीज को ज़बरदस्त किस्म की किक मारता है, जिससे उसके दांत वाट टूट जाते हैं, उसका मार्क्स वाक्स उड़ जाता है। और वहीं से टास्क मास्टर उसको पीटते हुए बोलता है, क्या तुम इस बात को जानते हो कि सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो लाइब्रेरी किसके पास मौजूद है? वो गवर्नमेंट के पास मौजूद है। मैंने उनके लिए ऐसे बहुत से काम करे और उन्होंने मुझे उस पूरी लाइब्रेरी का काफ़ी बार एक्सेस दिया है। उन लोगों के पास वहाँ पे एंजल की एक फुटेज पड़ी हुई है। तुम इस बात के ऊपर विश्वास नहीं करोगी, द ओरिजिनल एंजल वो एक ऐसा आदमी है जिसके पास कोई खास सुपर पावर्स नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिग लीग्स के अंदर शामिल हो गया। और उसकी सबसे बड़ी बात यही है कि वो एक ज़बरदस्त किस्म का फाइटर है। क्या तुमने इससे पहले ऐसे आदमी का नाम सुना है जिसको अमेरिकन एवेंजर के नाम से जाना जाता है? आई गेस नॉट, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है कि उसके बारे में तुम जैसे बच्चे और लूजर्स तो बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। मैंने वो मार्शल आर्ट्स के फॉर्म्स को सीखा है जिसको तुमने शायद सुना तक नहीं होगा। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि जब वो फिनीस को जो है यहाँ पे गला घोट के मारने की कोशिश कर रहा होता है, तो फिनीस अगले बार उसको काउंटर अटैक करती है और कहती है कि मैं जो हूँ आयरन फिस्ट से लड़ी हूँ, वो भी इन पर्सन। मैंने तुम्हारी तरह से फुटेजेस को नहीं देखा है और मैंने शॉर्ट को चलाना सीखा है वैल्किरी से। और अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ज़बरदस्त तरीके से शॉर्ट को मारती है, जिससे टास्क मास्टर का जो केप है वो उस पूरी की पूरी दीवार के साथ जाके चिपक जाता है। और वहीं से फिनीस आके उसके मुंह पे ज़बरदस्त किस्म की लात मारती है और कहती है, तुमने सिर्फ कैप्टन अमेरिका की फुटेज को देख के उनसे ट्रेनिंग हासिल करी है, लेकिन मैं स्टीव रॉजर्स से खुद सामने से मुकाबला कर चुकी हूँ। मुझे वो तुम्हारी सारी की सारी डैम न्यूज़ रील्स नहीं चाहिए, बल्कि मैं उनके साथ खड़े होकर प्रैक्टिस करने में ज़्यादा विश्वास करती हूँ। लेकिन अगले पल टास्क मास्टर उसके किक्स को ब्लॉक करता है और कहता है कि बस अब बहुत हो चुका है, ये सारे के सारे खेल तमाशे बंद करो इससे पहले कि तुम कुछ और खो बैठो। तो वहीं से फिनीस बोलती है कि जरा एक मिनट, क्या तुम इस वक्त हार मान रहे हो? तो टास्क मास्टर बोलता है कि हाँ ऐसा ही समझ लो, तुम्हारे अंदर दम तो ज़रूर है बच्चे, और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये डैम केप, मैं इस बात को जानता था कि ये मेरे लिए लाइबिलिटी है, लेकिन क्या करूँ, मेरे पूरे के पूरे कॉस्ट्यूम के लुक के साथ ये काफ़ी बढ़िया लगता है, तो इसलिए मैंने इसको आज तक डिच नहीं करा है। लेकिन अब हम दोनों के बीच लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, अनलेस अगर तुम यहाँ पर मुझे पकड़ के एवेंजर्स के हाथ सौंपना चाहती हो। तो वहीं से फिनीस बोलती है, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? तो वहीं से टास्क मास्टर उसकी तरफ देखता और कहता है, शायद किसी दिन बच्चे, शायद किसी दिन। और टास्क मास्टर वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैंने भी सारे के सारे स्पेकुलेशंस को ज़रूर सुना है। जैसे ही तुम यहाँ पे एयरवेव्स के अंदर पहुंची थी तो मैंने तुम्हारे बारे में सारी की सारी रिसर्च कर ली थी, और मुझे लगता है कि वाकई में हम दोनों की बीच ऐसा बहुत कुछ है जो कि एक जैसा है। तो फिनीस बोलती है, तो उसका मतलब क्या आप मेरी मदर को जानते हैं? क्या आप दोनों के बीच कुछ? तो वहीं से टास्क मास्टर बोलता है कि देखो मुझे सच में कुछ याद नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इतने ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया जिसके बारे में मुझे अब याद तक नहीं है इनकी शक्लें तक। तो वहीं से फिनीस बोलती है कि अगर तुम मुझे अपना डीएनए दे दो या फिर अपना सिर्फ एक बाल ही दे दो, तो उसके ज़रिए हम पता लगा पाएंगे कि मेरे और तुम्हारा डीएनए अगर एक है तो उसका मतलब साफ है। तो वहीं से टास्क मास्टर बोलता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम इस वक्त एवेंजर्स के साथ मौजूद हो और मैं एवेंजर्स के हाथों अपना जेनेटिक कोड नहीं सौंपने वाला हूँ। ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क और ये लेवरेज मैं उनको नहीं देना चाहूँगा। तो वहीं से फिनीस बोलती है कि अगर ऐसी बात है कि तुम्हें इन सारी की सारी बातों को कभी प्रूफ करना ही नहीं था, जानना ही नहीं था, तो तुमने मुझसे लड़ाई ही क्यों करी? तुम चाहते तो यहाँ पे मुझे ऐसे ही छोड़ के चले जाते, तुम आखिरकार यहाँ पे प्रूफ क्या करना चाहते थे? तो वहीं से टास्क मास्टर बोलता है कि आई गेस कि तुम मेरी बेटी हो भी सकती हो, मतलब इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस है जो कि साफ तौर पे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें अपना डीएनए देके ये चांस नहीं लेना चाहूँगा। तो वहीं से वो कहता है कि वैसे मैं ये बात ज़्यादातर किसी को बताता तो नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि ये जो प्रॉब्लम मेरे साथ है ये तुम्हारे साथ भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास मेरी सारी की सारी पावर्स है तो मेरी सारी की सारी वीकनेसेस भी हो सकती हैं। इसके अंदर मेरी ही गलती, अगर तुम्हारे पास ये पूरी की पूरी बीमारी आती है। मेरे पास जो सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरे पास एक मेमोरी थिंग है, मतलब मैं जिस किसी की भी मूव्स को अपने दिमाग के अंदर स्टोर करने की कोशिश करता हूँ तो उसका पूरा का पूरा डेटाबेस मेरे दिमाग में आ जाता है, लेकिन एक दिमाग के अंदर भी जगह जो है एक लिमिटेड स्पेस होती है, और जैसे जैसे मैं अपने दिमाग के अंदर उन सारे के सारे मूव्स को, उन सारे के सारे डेटा को जमा करते रहता हूँ, तो मेरे दिमाग की जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं, यानी कि इस तरह की मेमोरीज कि मैं कब किससे मिला था, मैंने कब किससे बात करी थी, मैंने कब किसको ट्रेन करा था, उन सारी की सारी चीज़ों को मैं भूल जाता हूँ, और मेरे दिमाग के अंदर सिर्फ कॉम्बैट और सर्वाइवल की चीज़ें ही जिंदा रहती हैं, जिसका इस्तेमाल करके मैं डेडलीस्ट इंसान बन जाता हूँ। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो मुझे ये तक याद नहीं है कि आखिरी हफ्ते मैंने किन किन लोगों से बात करी थी और मैं किन किन के साथ मिला था।
और बाय मंडे प्रोबेबली मैं इस बात को भी भूल जाऊँ कि हम दोनों के बीच कभी ये कन्वर्सेशन भी हुई थी। और मैं तुमसे मुकाबला इसलिए करना चाहता था क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे सारे के सारे जब मैं मूव्स को कॉपी करूँ तो उसके बहाने से मैं तुम्हें याद रख पाऊँ, और हो सकता है कि अगली बार जब हम मिलें तो मैं तुम्हें भूलूँ ना, बल्कि हम दोनों एक दूसरे को याद रख पाएँ। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार टास्क मास्टर ने फिनिश से मुकाबला क्यों करा, क्योंकि टास्क मास्टर का पूरा लिमिटेड सीरीज चली थी उसके अंदर मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से देखा था कि किस तरीके से टास्क मास्टर को एक भूलने की बीमारी है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर स्टोर करता है कि जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं, यानी जिनका ताल्लुक सर्वाइवल और कॉम्बैट से नहीं होता है, उन सारी की सारी चीज़ों को उसका दिमाग ऑटोमेटिकली भुला देता है और उसकी जगह उन नई मेमोरीज़ को, उन नए कॉम्बैट्स को दिमाग में स्टोर कर लेता है। तो उसने फिनिश से मुकाबला इसलिए करा क्योंकि उसका कॉम्बैक्ट स्टाइल उसके दिमाग के अंदर अब बैठ चुका है। तो अगली बार जब वो उसको देखेगा तो वो उसको पहचान जाएगा क्योंकि उसकी मेमोरीज उसके दिमाग में होंगी। लेकिन वहीं से टास्क मास्टर बोलता है, लेकिन उस सब के बावजूद भी तुम्हारे वो सारे के सारे मूव्स वो तुम्हारे नहीं बल्कि किसी और के हैं, जैसे मेरे सारे मूव्स वो किसी और के हैं। तो वहीं से टास्क मास्टर बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छा काम करोगी बच्ची, और तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। लेकिन ये एवेंजर्स एकेडमी वाली चीज़ जो है, मेरे ख्याल से ये आज तक का सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट स्कैम है जिसको मैंने आज तक देखा है। ये वो पूरी की पूरी गेग है जो कि टोनी स्टार्क के कैश से चलाने की कोशिश की जा रही है। ये वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ है जो कि तुम लोगों को सिर्फ नचाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉटम लाइन ये है कि अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो तुम्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और तुम्हारी ज़िंदगी एक ना एक दिन बेहतर ज़रूर हो जाएगी, और तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही होना चाहिए, और सबकी ज़िंदगी का यही मकसद होता है कि वो एक दिन बेहतर हो जाए। तो वहीं से फिनिश उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्या वाकई में? तो टास्क मास्टर बोलता है कि हाँ, कम से कम हमारी ज़िंदगी का तो मकसद यही होना चाहिए, टेक केयर योरसेल्फ किड। और इसी तरह हम देखते हैं कि टास्क मास्टर वहाँ पे फिनिश से अलविदा लेके चला जाता है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि दोबारा से हम इन्फिनाइट डिमेंशन के अंदर 6 घंटे बाद शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर टाइगरा बेसिकली अपने इस पूरे के पूरे डिसीजन को रिवर्स कर देती है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे टीचर्स ने मिलकर इसी बात का फैसला करा है। और वो कहती है कि चलो ठीक है, अभी के लिए हम लोग तुम्हें यहाँ से एक्सपेल नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हें प्रोबेशन के ऊपर जरूर रखा जा रहा है, तुम लोग के ऊपर कड़ी नजर होगी, और इस तरह की हरकत अगर दोबारा से की गई तो उसकी तुम्हें सख्त से सख्त सजा जरूर दी जाएगी। और अब तुम लोगों को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी एंगर मैनेजमेंट और एथिक्स की। तो वहीं से हैजलैंड बोलती कि अच्छा, और अगर क्या हुआ अगर हम ही वापसी ना आना चाहें एवेंजर्स एकेडमी के अंदर तो वहीं से टाइगर बोलती कि अगर तुम्हें यहाँ पे नहीं आना है तो मत आओ, तुम्हें यहाँ पे आने के लिए या रुकने के लिए कोई भी फोर्स नहीं कर रखा है, तुम यहाँ से जब चाहो वहाँ से जा सकती हो, हमने तुम्हें यहाँ पे कैद नहीं किया हुआ है, जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इससे कोई बेहतर जगह मौजूद है जहाँ पे तुम अपनी सारी की सारी पावर्स को कंट्रोल करना सीख सकती हो। तो वहीं से हैजलैंड चुप हो जाती है और कहती है कि वॉट एवर, मैं यहाँ पे सोने जा रही हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, जैसे कि स्ट्राइकर यहाँ पे आ रहा होता है तो मेटल उसको वेलकम कर रहा होता है। यहाँ पे वेल जो है वो बेसिकली जस्टिस से जाके गले वगैरह मिल रही होती है और एक अच्छा माहौल चलना शुरू हो चुका है। तो वहीं से हम देखते हैं कि स्पीड बॉल आके टाइगर को यही समझाता है कि उसने ये पूरा का पूरा डिसीजन जो लिया है वो बहुत ही ज़्यादा सही है, और इस चीज़ के लिए वो उसको और भी ज़्यादा एडमायर करना शुरू कर चुका है, क्योंकि ये डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि एक बार जब उसने किसी के सामने फैसला सुना दिया और उसको दोबारा से रिवर्स करना, ये सच में बहुत ही बड़ी बात होती है। आज ये बच्चे तुम्हारी कदर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि ये बच्चे तब जानेंगे कि तुमने इनको क्या आज वैल्यूएबल लेसन सिखाया है। तो टाइगर मुस्कुराती है और कहती है कि थैंक्स रॉबी, आई होप कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आई रियली डू। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर रात में टाइगर जब वापसी अपने कमरे के अंदर आती है और अपने बिस्तर वगैरह के ऊपर बैठती है, तो वो ज़रा सा उस लैपटॉप के अंदर अपनी उसी पूरी की पूरी फुटेज को देख रही होती है जिसके अंदर पार्कर रॉबिन्स उससे सॉरी कह रहा होता है। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे बेसिकली टाइगर को थोड़ी बहुत खुशी तो ज़रूर हुई ही है इस पूरी की पूरी फुटेज को देखने के बाद, बस वो उन बच्चों के सामने उसको शो नहीं करना चाहती थी। दी एंड। सो गाइस, आज हमारे पास यहाँ पे जो है एवेंजर्स एकेडमी के 3 इश्यूज़ का एंड होता है, जिसके अंदर हमने एक थोड़ी सी बहुत ही अलग तरह की स्टोरी देखी। यानी कि इसके अंदर पिछली स्टोरी से एक्शन काफ़ी ज़्यादा कम था, लेकिन इसमें स्टोरी का बिल्डअप जो था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पे टाइगर के कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था, जिसने इस पूरी की पूरी टीम को एक फैमिली की तरह लेके चलना सिखाया है। किस तरीके से उसने सिखाया कि हर जगह अगर आप अपना कोई डिसीजन ले लें और अगर वो डिसीजन गलत हो तो आपको उसको रिवर्स करने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। तो यही सबसे बड़ा लेसन था जो कि हमें इस पूरे की पूरी कॉमिक से मिलता है। इसके अलावा हमने यहाँ पे फिनिश और टास्क मास्टर के बीच का जो इंटरेक्शन देखा वो मेरे पूरे के पूरे कॉमिक का फेवरेट पार्ट था, और इससे ये लग रहा है कि आगे फ्यूचर में जाके हम टास्क मास्टर को फिनिश के साथ आते हुए आगे देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो हम अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे वो दरअसल एवेंजर्स की सीरीज़ होने वाली है, जिसको हम ऑलरेडी अपने चैनल पे स्टार्ट कर चुके थे और इसका अगला इशू मैं शेयर करूँगा। इस वाले इशू के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से पार्कर रॉबिन्स यहाँ पे जिसके हाथ एक नई तरह की पावर लग चुकी है, वो किस तरीके से इन सारे के सारे एवेंजर्स के पीछे जाएगा और एक बहुत ही बड़ा कांड करने वाला है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि इस पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर इन्फिनिटी स्टोन्स भी जो हैं वो इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो ये जो पूरा का पूरा स्टोरी आर्क होने वाला है एवेंजर्स का, ये एपिक किस्म का होने वाला है, जिसको बिल्कुल भी आप मिस करना नहीं चाहेंगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस तरह की ऑसम कॉमिक बुक सीरीज हमारे चैनल के ऊपर डेली बेसिस पे एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं जब भी एवेंजर्स वाली सीरीज़ को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।